सत श्री अकाल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपना टाइम, पैसा और मेहनत लगाते हैं, इंग्लिश टेस्ट देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, लाखों की फ़ीस और जीआईसी डिपॉज़िट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। लेकिन फिर भी 1 महीने के बाद उनको आईआरसीसी से एक रिफ्यूज़ल लेटर आ जाता है। आप सोचो कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये सिर्फ़ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है। 2024 में तो रिकॉर्ड लेवल पर एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई थी। और अब सवाल ये है, रिजेक्शन के रीजंस क्या हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टॉप रीजंस बताऊंगी और उनका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि छोटी सी गलती भी आपके वीजा को रिजेक्ट करवा सकती है। आपने पीटी या आइल्स में अच्छा स्कोर ले लिया, किसी टॉप यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर भी मिल गया, आपने अपने पहले और दूसरे सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट कर दी, लगभग 20 से 25 लाख रुपए आपने दे दिए, फिर आपने जीआईसी अकाउंट ओपन किया जो अराउंड 12 से 13 लाख के बीच में आपने मनी इन्वेस्ट कर दी, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, मेडिकल कराए, बायोमेट्रिक करा दिया, मतलब आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया और पैसा भी इन्वेस्ट किया। लेकिन 1 महीने बाद आपको एक रिफ्यूजल लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है योर एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। सो ये सिचुएशन एक या दो स्टूडेंट्स की नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की रियल लाइफ स्टोरी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टॉप रीजंस जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। और सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है, व्हेन द वीज़ा ऑफिसर इज नॉट कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट दैट यू विल रिटर्न टू योर ओन कंट्री। लगभग 76% केसेस में जो रिफ्यूजल लेटर्स आते हैं उनमें ये रीजन लिखा होता है कि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस नहीं हुआ कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी होम कंट्री में वापस चला जाएगा। मतलब ऑफिसर को लगता है कि ये कैंडिडेट कनाडा में ही सेटल होने की कोशिश करेगा। अब ऑफिसर ऐसा क्यों सोचता है? हो सकता है कि एप्लीकेंट की ट्रैवल हिस्ट्री वीक हो सकता है होम कंट्री के साथ टाइज जैसे फैमिली, प्रॉपर्टी, जॉब ऑफर प्रॉपर्ली दिखाई ही ना गई हो, या फिर एसओपी में फ्यूचर प्लान क्लियरली एक्सप्लेन ही ना किया गया हो। आपको ये प्रूव करना होता है कि आपके पास अपने कंट्री वापस जाने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं, मेरे पास घर है, प्रॉपर्टी है, या मेरी जॉब ऑफर रेडी है जिसमें मैं अपनी कैनेडियन एजुकेशन को यूज़ करूँगा और अपनी होम कंट्री में कुछ ना कुछ अचीव करूँगा इस एजुकेशन के थ्रू। तो जब भी आप एसओपी लिखो, एक क्लियर कहानी लिखो, आप क्यों कनाडा पढ़ने जा रहे हो, कैसे वो कोर्स आपको करियर में हेल्प करने वाला है, आपके करियर को बूस्ट करेगा और आप वापस आके उस नॉलेज का कैसे अपनी होम कंट्री में क्या करोगे। सिर्फ इतना लिखना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इसलिए मैं कनाडा ये पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अगर आपने स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं दिखाई तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सबसे कॉमन रीजन पर, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है एसओपी का वीक होना और फाइनेंशियल प्रूफ का कमजोर दिखना। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऑफर लेटर और फीस डिपॉजिट कर देना काफी है, लेकिन वीजा ऑफिसर को ये समझाना होता है आप क्यों ये पर्टिकुलर कोर्स और ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कनाडा में चूज कर रहे हो, और क्यों आप अपनी होम कंट्री छोड़ के सिर्फ कनाडा में अपनी पढ़ाई करना चाहते हो। अगर एसओपी में ये चीजें लॉजिकली और डिटेल में नहीं लिखी होती तो ऑफिसर को डाउट हो जाता है। आपको बताना होगा क्लियरली कि आपका इंटेंशन क्या है, कैसे आपका पास्ट एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस इस कोर्स से कनेक्ट करता है, या अगर स्विच कर रहे हो तो क्यों स्विच कर रहे हो, कोर्स के कौन से स्पेसिफिक मॉड्यूल स्किल्स आपको चाहिए और वो स्किल्स आपके करियर को कैसे एडवांस करेंगे, क्यों ये यूनिवर्सिटी बेस्ट प्लेस है, यहाँ के फैकल्टी, लैब्स, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स या कोऑप अपॉर्चुनिटीज जैसे स्पेसिफिक पॉइंट जरूर दिखाएं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपनी होम कंट्री में क्या करोगे, जॉब, बिजनेस, प्रमोशन, रिसर्च एक्सेट्रा, ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। SOP is equal to story plus evidence. Don't just state, prove with facts. नेक्स्ट बिग रीजन फॉर वीजा रिफ्यूजल जो है, अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे रिजेक्शंस में वीजा ऑफिसर ने फाइनेंशियल रेडीनेस को क्वेश्चन किया होता है। मतलब डाउट हुआ कि कैंडिडेट आगे के सेमेस्टर या फिर लिविंग एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेगा। कनाडा में आपको पहले साल की फीस प्लस इनिशियल लिविंग कॉस्ट दिखानी होती है, लेकिन सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर का एक्सपेंस भी क्लियर होना चाहिए, स्पेशली अगर आप 2 से 4 साल का प्रोग्राम कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीजें जो ऑफिसर चेक करता है वो है ट्यूशन फीस, उसकी पेमेंट रिसीप्ट फर्स्ट ईयर की, जीआईसी प्रूफ एंड इक्विवेलेंट लिक्विड फंड्स, बैंक स्टेटमेंट्स शोइंग कंसिस्टेंट बैलेंस, लास्ट 4 to 6 मंथ्स का बैलेंस आप शो कर सकते हैं, लोन सैंक्शन लेटर्स अगर एजुकेशन लोन लिया है, स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स इफ देर आर एनी, एफिडेविट, स्पॉन्सर बैंक स्टेटमेंट्स, रिलेशन प्रूफ एक्सेट्रा। आपको जो चीजों पे फोकस करना है वो है फर्स्ट ईयर की फीस, उसकी रिसीप्ट अटैच करो, जीआईसी का प्रूफ या बैंक स्टेटमेंट्स में लिक्विड फंड्स जरूर शो करो, फ्यूचर सेमेस्टर्स के लिए फंडिंग का प्लान बताओ, स्कॉलरशिप्स, फैमिली सेविंग्स, लोन सैंक्शन या स्पॉन्सर सब कुछ शो करो। बैकअप फंड्स दिखाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मेजर रीजन इज फेक डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सैलरी स्लिप्स एंड एम्प्लॉयमेंट लेटर्स।
एक और बहुत सीरियस इशू जो रिफ्यूजल लेटर्स में मेजरली मिलता है वो है फेक पे स्लिप्स, फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर्स और गलत स्टेटमेंट्स। अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो तो सिर्फ वीजा रिजेक्ट ही नहीं होता, आप पर बैन भी लग सकता है और फ्यूचर पीआर सिटीजनशिप एप्लीकेशंस पे भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हमेशा सच्चे डॉक्यूमेंट्स ही लगाओ। कई लोग फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर्स और सैलरी स्लिप्स लगाते हैं, पर आपको ऐसा करने पे जब आपकी पीआर एप्लीकेशन या सिटीजनशिप की एप्लीकेशन लगेगी तो आईआरसीसी ये सब डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली चेक करते हैं और आप अपने एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स जब पीआर के लिए क्लेम करोगे तो ये आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की या फिर करियर अलाइनमेंट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं। कनाडा में 2 साल की पढ़ाई का टोटल खर्चा लगभग 60 लाख रुपीस हो सकता है। इसमें पहले साल की फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आप 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो, जो फीस और जीआईसी डिपॉजिट में ही कवर हो जाता है, लेकिन बाकी का अमाउंट जो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख बचता है उसे भी आपको प्रॉपर लिक्विड एसेट्स के थ्रू दिखाना होता है, बैंक स्टेटमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट या स्पॉन्सर फंड्स के फॉर्म में। अगर कैंडिडेट के पास ये बैकअप फंड्स अवेलेबल है तो चाहे पार्ट टाइम जॉब ना मिले, फीस और लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं और फाइनेंशियल डाउट के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कनाडा स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट ना हो। अगला बहुत कॉमन रीजन जो लगभग 47% रिजेक्शन लेटर्स में मेंशन होता है वो है करियर अलाइनमेंट। मतलब कैंडिडेट जो कनाडा में पढ़ाई करने जा रहा है उसका कोर्स और उसका पास बैकग्राउंड एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस अलाइंड ही नहीं है। जैसे कि अगर आपने इंडिया में अकाउंट्स फाइनेंस की पढ़ाई किया और काम किया है लेकिन कनाडा में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड का कोर्स चूज करते हो तो ऑफिसर को लगता है कि कोई लॉजिकल प्रोग्रेशन नहीं है। ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है कि आप कैसे करियर प्लान एग्जीक्यूट करोगे और क्या आप वापस अपनी होम कंट्री में जाओगे या कनाडा में सेटल होने की कोशिश करोगे। एसओपी में क्लियरली एक्सप्लेन करो क्यों आप ये पर्टिकुलर कोर्स चूज कर रहे हो, कैसे आपके पास्ट एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस से ये कोर्स कनेक्ट करता है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका करियर प्लान क्या होगा, जॉब, बिजनेस, प्रमोशन, रिसर्च एटसेट्रा, एवरीथिंग शुड बी मेंशन। वीजा ऑफिसर को कन्विंस करो कि कोर्स प्लस करियर प्लान लॉजिकल और रियलिस्टिक है। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अगर आप अपनी होम कंट्री में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो और कनाडा में फाइनेंस या किसी और फील्ड का कोर्स चूज करते हो तो वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना और भी चैलेंजिंग होता है। सबसे पहले एसओपी में क्लियरली एक्सप्लेन कर कि आप क्यों स्विच करना चाहते हो। एग्जांपल, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी किया। जॉब करते हुए मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में स्कोप और ग्रोथ लिमिटेड लगा, सो मैंने फाइनेंस का एक्सपोजर लिया और 1 महीने की इंटर्नशिप ली। मुझे इस फील्ड में जेन्युइन इंटरेस्ट हुआ और पोटेंशियल नजर आया। कनाडा में फाइनेंस की एजुकेशन और इंडस्ट्री डिमांड काफी स्ट्रांग है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी भी टॉप क्लास है। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं ये कोर्स परस्यू करूंगा ताकि अपने करियर गोल्स अचीव कर सकूं। एसओपी एक स्टोरी की तरह लिखो, स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी, इंटरेस्ट और फ्यूचर प्लान्स बताओ। सिर्फ लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, एक लॉजिकल फ्लो और स्ट्रॉन्ग रीजन जरूरी है। Another important reason why many students are facing visa rejections these days is because the IELTS and PT requirements have changed. Earlier, students with an overall band score of 6, even with 5.5 in two modules and 6 in other two, often received study visa approvals. But now the scenario is completely different. Both Canadian universities and visa officers have become stricter with language requirements. For most undergraduate programs after plus 2, the minimum requirement is now an overall 6.5 with no band less than 6. For postgraduate and master's programs, the bar is even higher and an overall 7 with no band less than 6.5 is expected. The same applies to PTE. Earlier, students with lower scores could still get admission and visas, but currently the standard is set at a minimum overall of 60 with not individual section below 60. So if you do not meet these updated language test requirements, your chances of rejection increase significantly regardless of your academic background. अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सबसे डेंजरस होती हैं और जिनसे बचे नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या फिर लाइफ टाइम बैन लग सकता है। दैट इज चेकलिस्ट फॉलो ना करना। कनाडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पर साफ साफ लिखा होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट या एजेंट्स गलती कर देते हैं। सिर्फ पहले सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करके एप्लीकेशन डाल देना जबकि कंप्लीट रिसीट्स लगानी चाहिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स मिस कर देना जैसे 6 या 8 सेमेस्टर की, डिग्री अटैच करना भूल जाना, मेडिकल बायोमेट्रिक्स या सीए रिपोर्ट या आइल स्कोर मिस कर देना। चेकलिस्ट को ध्यान से फॉलो करो, एक एक डॉक्यूमेंट टिक मार्क करके अरेंज करके लगाओ। जल्दबाजी में काम मत करो। बेस्ट ये है कि वीजा अप्लाई करने से 4 to 6 मंथ्स पहले
अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट सबसे बड़ी और डेंजरस गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है फेक डॉक्यूमेंट्स लगाना। कई स्टूडेंट्स अपने गैप ईयर्स कवर करने के लिए फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, फेक डिग्रीज एंड डिप्लोमास या फेक एडमिशन लेटर्स लगा देते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको वीजा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप पीआर या सिटीजनशिप की एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तब सब डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई होते हैं। अगर आप पकड़े गए तो डायरेक्टली बैन लग सकता है, 5 साल का या 10 साल का भी हो सकता है। एसओपी में अपने गैप्स ऑनेस्टली एक्सप्लेन करो, हर सिचुएशन का जेन्युइन एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। फेक का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, कनाडा गवर्नमेंट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मिस रिप्रेजेंटेशन पकड़ी गई तो करियर खत्म हो सकता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इनएक्सपीरियंस्ड एजेंट्स या कंसल्टेंट्स भी हैं। बहुत केसेस में वो स्टूडेंट्स को गलत कोर्सेज रिकमेंड कर देते हैं जो उनके बैकग्राउंड से मैच नहीं करते, रिजल्टिंगली वीजा रिजेक्ट हो जाता है, या स्टूडेंट कनाडा पहुंचकर रियलाइज करता है कि कोर्स का कोई स्कोप ही नहीं है। अपनी खुद की रिसर्च करो, चेक करो कि आपके बैकग्राउंड प्लस फ्यूचर करियर प्लस कनाडा जॉब मार्केट तीनों अलाइंड हैं। आपके करियर का डिसीजन किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए, आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। समरी ये है कि एसओपी स्ट्रॉन्ग और स्टोरी बेस्ड बनाओ, फाइनेंशियल प्रूफ रियलिस्टिक और बैकअप के साथ दिखाओ, कोर्स अलाइनमेंट क्लियर करो, चेकलिस्ट को 100% फॉलो करो, फेक डॉक्यूमेंट्स कभी मत लगाओ। अगर आप ये बेसिक चीजें फॉलो करते हो तो आपके कनाडा स्टूडेंट वीजा के चांसेस काफी हाई होते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर और डीप और डिटेल वीडियोस चाहिए जैसे कि एसओपी राइटिंग, कोर्स सिलेक्शन या फ्यूचर जॉब मार्केट, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।